आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब से वो हवेली का वारिस हवेली में आया है, न जाने क्यों वीरानों में ही भटकता रहता है। पता नहीं क्यों वो गांव में आता ही नहीं, क्यों नहीं मिलता जुलता। जब से उसे देखा है रातों की नींद नहीं आती, जाने क्या कशिश है उनकी आंखों में। गांव की सारी लड़कियां जब गांव की नदी में नहाने गई थी तो सबके मन में बस एक ही सवाल था, हवेली का वारिस। पर जवाब देने वाला तो खुद ही सवाल बना हुआ था, और वो था उस गांव के पुरानी हवेली का वारिस। शहर से आया, शायद गांव घूमने आया हुआ था। हमेशा हवेली के आसपास जंगलों में भटकता रहता, शायद किसी चीज की तलाश है उसे। पूरे दिन अपने ही धुन में हाथ में कैमरा लिए हवेली के इर्द गिर्द घूमता रहता, और रात में हवेली में जाकर रहता। उसे पहली नजर देखते ही गांव की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गईं। सारी लड़कियां उस पुरानी हवेली की वारिस की दीवानी। पर वो तो जाने क्यों लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं, जब देखो जंगल में ही घूमता दिखता। इतने में गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रोहिणी बोली, बातचीत बहुत हो गई, अब बस मैं उसका नाम जानकर ही रहूंगी। नाम क्या? मैं उससे शादी के लिए भी पूछूंगी। क्योंकि रोहिणी गांव की सबसे सुंदर लड़की है, तो गांव में सब उसे पाने को बेताब हैं। पर इधर कुछ दिनों से, जब से उसने हवेली के वारिस, जिसका वो नाम तक नहीं जानती, उसको देखा है, उसके सपने देखने लगी है। सारी सहेलियों ने उसे ऐसे अचानक ऐसा ना करने को समझाने लगी, पर वो रुकने वाली नहीं थी। अब तो मन बना चुकी थी। ना जाने क्यों उसके सिर पर जैसे कोई खुमार चढ़ा हुआ था, जैसे कोई उसे हवेली की तरफ चुंबक की तरह खींच रहा था। फिर क्या था, जब रात को सब सो गए तो रोहिणी निकल पड़ी अपनी सहेलियों के साथ, चोरी चुपके से उस युवक की सारी जानकारी निकालने। जब उसकी सारी सहेलियां उसके साथ अपनी दोस्ती के कारण जा रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं उस हवेली के वारिस को पाने की तीव्र इच्छा थी। ये तो वही जाने। सारी लड़कियां मन ही मन में खुश होती हुई उन रात कीड़ों की डरावनी आवाज़ों को भी आज नज़रअंदाज करते बड़ी सावधानी के साथ हवेली की ओर बढ़ी जा रहे थे। यहीं कोई 20 से 25 मिनट में अपनी उत्सुकता के साथ जद्दोजहद करती आखिर वो हवेली तक पहुंच ही जाती हैं। अब इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए वो हवेली में पहुंच तो गई, पर एक और समस्या। अब बात करे तो करे किससे, कारण उन्हें हवेली में वो लड़का कहीं नजर नहीं आता। ये देखकर रोहिणी कहती है कि अब जब यहाँ आ ही गई हूँ तो आज मैं उससे बात करके ही रहूँगी। ये कहकर वो हवेली के हॉल की सीढ़ियों के ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और उसे ढूंढने लगती है। उसके साथ उसके 5-6 सहेलियाँ जो उसके साथ आए थे वो भी यही करती हैं। तभी अचानक दूसरे मंजिल के गलियारे में वो एक जाले लगे अनछुए कमरे की ओर बढ़ती हैं कि उन सबको अचानक से किसी के होने का अंदेशा होता है। सबकी नज़र उस हलचल की दिशा में एक साथ हवेली के ऊपर उस कमरे की ओर, जो अब खंडर से कुछ कम नहीं लग रहा था, उधर से आती एक परछाई की तरफ पड़ती है। वो धीरे धीरे करीब आ रही होती है। उसके आने के अंदेशे से ही लड़कियों के मन में विभिन्न प्रकार की तरंगे उठने लगती है। और फिर क्या, थोड़े ही समय में उनके सामने हवेली का वारिस आकर खड़ा होता है। आकर्षक आंखें, देखने में बहुत ही खूबसूरत। उसको देखते ही सारी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होती चली जाती हैं, जैसे कि वो उसके सम्मोहन में हो। अगली सुबह रोहिणी की एक सहेली
जो उनके साथ हवेली नहीं गए थे उसके घर भीड़ लगी हुई थी। सब उससे पूछे जा रहे थे कि सारी लड़कियां कहाँ हैं, क्योंकि 50 परिवार के गांव में एक भी जवान घर पर लड़की नहीं थी, सिवाय कमला, रोहिणी की सहेली के, जो कुछ दिन पहले ही गांव में रहने को आए थे। सबके बहुत पूछने पर उसने बताया कि सब उस 100 साल पुरानी हवेली के शहर से आए इकलौते वारिस से रात को मिलने जाने वाली थी। इसके आगे उसे कुछ नहीं पता। उन लोगों ने उसे भी बहुत बुलाया था, मगर कमला को अनजान लड़के से रात में मिलने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनते ही सब घबरा गए और हवेली की तरफ भागे। हवेली पहुंचकर चारों तरफ सबको ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने पर भी उनको लड़की कहीं नहीं मिली। पर जब सभी दूसरे मंजिल के गलियारे से गुजर रहे थे तो उन्हें फर्श पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। वो भागकर जब वहां पहुंचे तो वो रोहिणी के कान का झुमका था, जो उस डरावने से दिखते बिल्कुल अनछुए दरवाजे के सामने पड़ा था। उस दरवाजे को देखकर अचानक सबके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे कि उस दरवाजे को वो पहले से ही जानते हों। सब एक दूसरे की आंखों में अजीब भाव से देखने लगे। सबकी आंखों में एक अजीब सा खौफ उतर आया। तभी सभी हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़े। उसे खोलने की कोशिश करने पर भी जब वो नहीं खुला तो सब मिलकर उसे तोड़ने का फैसला किया। पर जैसे ही सब दरवाज़ा तोड़कर भीतर गए, वहाँ का भयानक नज़ारा देखकर सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सारी लड़कियों की हालत अस्त व्यस्त थी और वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। सब भागकर उनके पास गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। सबकी नसें जांचने पर पाया कि वो सारी की सारी लड़कियां मर चुकी हैं। इतने में ही गांव वालों की नज़र कमरे के सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, याद है आज से 22 साल पहले की वो रात, जब हवेली के मालकिन के मौत के बाद ठाकुर साहब बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे और हवेली के छोटे मालिक जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल के अभाव में उन्हें शहर लेकर गए हुए थे। उस रात हवेली में मेरी 19 साल की खूबसूरत बहन अकेली थी। तो हवेली के नौकरों ने, तुम गांव वालों ने मिलकर उनके साथ क्या किया? बेचारी बच्ची अकेली तुम दरिंदों से लड़ नहीं पाई और इसी कमरे में उसने दम तोड़ दिया। और मेरे घर आने तक तुम सबने सारा दोष नौकर पर डालकर उसे यहाँ से भगा दिया। बेचारे मेरे पिताजी ये खबर सुनते ही चल बसे। मैं अंदर से टूट चुका था कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया। उसकी कमी मुझे खाए जा रहे थे। पर तुम लोगों ने ये नहीं मालूम कि मरने से पहले उसने मेरे लिए एक खत छोड़ा था और उसमें तुम सबका नाम लिखा था, जो उसके बर्बादी के जिम्मेदार थे। उस दिन मैंने अपनी बहन की चिता को आग देते समय ये कसम खाई थी कि इस गांव के लोग उसी पीड़ा में अगले 100 साल तक जलेंगे, जिसकी वजह से मेरी बहन मरी थी। उनके बहन बेटियों को भी वही हालत करूँगा जो उन लोगों ने मेरी बहन के साथ किया था। उसी रात मैंने भी आत्मदाह कर लिया, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। सालों से मैं इसी हवेली में तुम लोगों की बहन बेटियों का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक दिन गांव की लड़कियों ने मुझे देखा और वो सम्मोहित होकर हवेली तक मेरा पीछा करने लगी। उन्हें लगा कि मुझे तो भनक तक नहीं है कि वो मेरे पीछे पीछे हवेली तक आ पहुंची है, पर उन्हें तो मालूम नहीं था कि ये सब मेरा बुना हुआ एक जाल था, जिसमें वो बड़े आराम से फंस गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात आज से करीब 30 साल पहले की है।
उस समय हमारे गांव में सुविधा की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए उतारू रहते थे। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई नामो निशान तक नहीं थी। लोग रात के समय लालटेन के सहारे अपना जीवन गुजारा करते थे। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था, जो इतना खड़ूस था कि अगर उसका बस चले तो अपने घर के ऊपर पंछी तक को उड़कर जाने ना दे। रहता तो वो अकेले था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर वो अपने घर में इंसान तो दूर परिंदा तक को भी घुसने नहीं देता था। उसके इस बर्ताव के कारण लोग न उसे पसंद करते थे और न ही कोई उससे बात करना चाहता था। मेरा घर उसके बगल में था, मगर मेरे से भी उसकी कुछ खास नहीं पड़ती थी। खैर, एक रात ठीक 8 बजे मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी मेरा दोस्त मोहन मुझे बाहर से आवाज लगाकर बुलाने लगा। मैं उसकी आवाज सुनकर निकलकर बाहर आया तो मोहन ने कहा, अरे राजू, जल्दी चल, बिरजू काका चल बसे। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने उन्हें देखा था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, उन्हें क्या हुआ था और कब हुआ ऐसे? जिस पर मोहन ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, तब सब पता चल जाएगा, तू जल्दी चल मेरे साथ। जिसके बाद मैं अपने खाने की प्लेट को एक पतीले से ढककर मोहन के साथ चलता बना। बिरजू काका के यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पर मेरे और 2 दोस्त, गांव के 3-4 लोग भी वहां मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और इनका शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये 3-4 घंटे पहले ही मर चुके हैं। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, भला मौत को कौन टाल सकता है। जिसके बाद हमने बिरजू काका के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। हमने काफी सारे गांव वालों को भी शमशान आने को कहा, मगर उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद हमने तय किया कि हम 6 जन मिलकर ही बिरजू काका के अंतिम संस्कार करेंगे। पहले बिरजू काका चाहे कैसे भी इंसान हो, मगर उनके मर जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम ही उनका अंतिम संस्कार करें। खैर, हमने सारी तैयारी कर ली और उनकी डेथ बॉडी को लकड़ी के बनाए उस अर्थी पर सुला दिया और ठीक रात के 9:30 बजे तक हम 6 लोग उस अर्थी को कंधे पर लेकर शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे घर से शमशान थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में हमें करीब आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। रात का समय होने के कारण हमने 2 लालटेन भी साथ में रख लिया था, ताकि हमें हल्की रोशनी मिल सके। अभी हम अंधेरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही बिजली कड़कने लगी, मानो अब काफी तेज बारिश आने वाली हो। बिजली कड़कने की आवाज सुनकर मेरे एक दोस्त प्रसाद ने कहा, यार, बिरजू ने तो जीते जी हमें काफी तंग किया और अब मरने के बाद भी हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। हम जिस रास्ते पर अभी आगे बढ़ रहे थे, उस रास्ते पर छिपने की कोई भी जगह नहीं थी, जिस कारण हम भीगते हुए ही शमशान की तरफ आगे बढ़ते रहे। बारिश इतनी तेजी से बरस रही थी कि उसकी आवाज से अभी थोड़ी देर पहले तक जो सन्नाटा इस रास्ते पर छाया हुआ था, वो चूर चूर हो गया और साथ ही बारिश के कारण हमारे दोनों लालटेन भी बुझ गए। अभी लालटेन को दोबारा जलाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लालटेन के जलाते ही वापस बारिश की वजह से बुझ जाएगी। खैर, हम किसी तरह बारिश में भीगते हुए शमशान पहुंचे, तो वो शमशान
तेज बरस रही बारिश में काफी भयानक दिख रहा था। हम जैसे ही शमशान के अंदर आए तो मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलकर कि वहां अभी कोई था, उस पेड़ के नीचे। उसने जिस पेड़ की तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी निगाहें उधर घुमाई, जहां मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा। जिस पर मैंने मोहन से कहा, पागल पागल हो गया क्या तू? अभी भी तेरी आदत नहीं गई डरने वाली? इस पर मोहन ने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वहां कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मोहन की यह बात सुनकर हम जोर जोर से हंसने लगे। सच में मोहन काफी डरपोक लड़का है और पता नहीं कैसे वो इतनी रात को शमशान आने के लिए मान गया। खैर, हमने अर्थी को शमशान से बहने वाली नदी के किनारे उतार दिया ताकि लंबे लंबे पेड़ों के कारण लाश बारिश में भीगने से बच सके, और खुद हम बगल में बने एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बारिश के कारण चिता में आग कैसे दें, लिहाजा हम बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। मगर काफी समय के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने गांव से आए उन दो बाकी लोगों से कहा, एक काम करिए, हम 4 लोग यहीं रुकते हैं, आप 2 लोग जाकर लकड़ियों का बंदोबस्त करिए ताकि बारिश रुकते ही हम काम को आगे बढ़ा सकें। मेरे इतना बोलते ही उन दोनों आदमियों ने अच्छा ठीक है बोलकर लकड़ियां लाने चले गए। अभी उनके गए हुए करीब 5 मिनट हुआ ही था कि तभी वापस से मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर इस बार वो उस लाश की तरफ इशारा करके चिल्ला रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, वो लाश अभी हिला, ध्यान से देख। फिर हम तीनों ने जब अपनी निगाहें उस लाश की ओर घुमाई तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर इस बार मैंने चिल्लाकर मोहन से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीकर आया क्या तू? और अगर दोबारा तूने ऐसे फालतू बोला ना तो हम लोग तुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। अभी हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रसाद उठकर चिल्लाते हुए बोला, सच में यार वो लाश हिल रही है। हमने तो उसे पानी के ऊपर रखा था, मगर अब देख वो काफी नीचे खसक चुका है। उसके दोनों पैर पानी में डूब चुके हैं। मैंने भी जब देखा तो हाँ, सच में वो लाश हिल रही थी और मोहन सच ही बोल रहा था। मैंने ये बोलने के लिए जैसे ही मोहन की तरफ देखा तो मोहन डर से कांप रहा था। उसे इस तरह से डरता हुआ देख मेरे सबसे साहसी दोस्त अजय ने कहा, अरे डरो मत, वो लाश नदी के बहाव से हिल रही है, रुको मैं उसे खींचकर ऊपर लाता हूँ। और इतना बोलकर अजय उस लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। लाश के पास पहुंचकर अजय ने उसे ऊपर खींचने लगा, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी अजय उस लाश को खींच ही रहा था कि तभी उस लाश ने उल्टा एक झटके से अजय को पानी में खींच लिया। ये देखकर हम तीनों डर से कपकपाने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अजय ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। हम तीनों भी भागकर पानी में उतरे और अजय को खींचने लगे, मगर हम चारों की शक्ति उस लाश के आगे बेबस थी। वो लाश हमें खींचकर गहरे पानी की ओर ले जा रही थी कि तभी वहां लकड़ी लाने गए गांव के वहां 2 लोग आ पहुंचे, जिन्होंने हमें खींचकर बाहर निकाला, मगर वो भूतिया लाश पानी में ही डूब गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।